शहादत हसन मंटो, उनकी किताब है मेरे हाथ में, जिसमें नाटक भी हैं, कहानियाँ भी हैं। और कहते हैं मुंशी प्रेमचंद्र के बाद जो उर्दू के लेखक कहानियों को किस तरह से मंटो अपने नाटक, अपनी कहानियों के द्वारा जिस तरह से उन्होंने हर अपने पात्र को जीवंत किया है। मुझे लगता है कि हर किसी को मंटो के बारे में उनकी कहानियाँ, उनके नाटक पढ़ने चाहिए। मेरी हाथ में किताब है और मुझे जब भी वक्त मिलता है मैं कोशिश करती हूँ कि उनके नाटक पढ़ूँ। मैं पढ़ती हूँ, उनके नाटक पढ़ती हूँ, उनकी कहानियाँ पढ़ती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। कुछ उनकी पृष्ठभूमि है जिसे मैं पढ़ना चाहती हूँ, अभी आपको पढ़ के सुनाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसे बार बार पढ़ने का मन करता है। तो शहादत हसन मंटो उर्दू के ही नहीं, समस्त भारतीय उपमहाद्वीप के एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण लेखक हैं। प्रेमचंद्र के बाद उर्दू कहानी को एक नया आयाम और व्यक्तित्व देने वालों में मंटो का नाम अत्यंतम है। उनकी कहानी अपनी वस्तु और शैली की वजह से ही नहीं, अपने अथाह विधान और दृष्टिकोण के कारण भी अलग से चमकती हुई दिखाई जाती है। मंटो की कहानियों को पढ़ने का मतलब है कि उनकी कहानियों की दुनिया में दाखिल हो जाना, उनके पात्रों से घिरे रहना, उनके कथा अनुभवों में पूरी जिम्मेदारी निभाना, क्योंकि मंटो महज कहानी नहीं कहते। कहानी के जरिए वे जिंदगी के कुछ जिंदगी और धड़कते हुए संदर्भों को पाठकीय चेतना का हिस्सा बनाने की कोशिश भी करते हैं। वे बेहद इन्वॉल्व लेखक, और जितने इन्वॉल्व हैं उतने ही तटस्थ भी। वो एक विरोधाभास लगता है, लेकिन ये विरोधाभास नहीं, ये उनकी कहानियों के एक बहुत बाखूबी है। मंटो की कहानियों के नाते जितनी लोकप्रियता और स्वीकृति मिली, उतनी नाटक और व्यंग्याकर के नाते नहीं, जबकि उन्होंने उच्च कोटि की व्यंग रचनाएं और नाटक भी लिखे हैं। उनके कहानीकार की गिरफ्त से सम्मान पाठक और आलोचक इस कदर जकड़े रहे कि उनके नाटकों और व्यंग्य रचनाओं की तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया। प्राय किया जाता रहा कि मंटो के नाटक गहरे सृजनात्मक दबावों की वजह से नहीं लिखे गए, बल्कि उनके पीछे व्यापारिक वृत्ति काम करती रही। ये सही है कि मंटो एक लंबे अरसे तक आकाशवाणी में कार्य करते रहे और इस माध्यम के दबाव की वजह से रेडियो नाटक लिखने में वो प्रवृत्ति हुए। लेकिन क्या इसी से उनके नाटकों को व्यावसायिक करार दिया जाए? दरअसल रेडियो जैसे माध्यम से सीधे जुड़ करके उनकी अपेक्षाओं को समझते और स्वीकारते और उन्हें अपने लिए रेडियो नाटक में अभिव्यक्ति का एक नया रास्ता तलाश किया। मंटो ने जब रेडियो के लिए नाटक लिखने शुरू किए, उस समय तक उर्दू या हिंदी में रेडियो नाटक की कोई भी फॉर्म, उसका कोई भी सुस्पष्ट रूप उभरा नहीं था। मंटो उन पहले लेखकों में से थे जिन्होंने रेडियो नाटक के प्रारंभिक रूप को संवारा, माजा और निखारा। बात है कि जिस दौर में वे अपनी कुछ महत्वपूर्ण कहानियां लिख रहे थे, उन्हीं दिनों में वे नाटक भी लिख रहे थे। सृजनात्मकता और प्रभाव उनकी कहानियों और नाटकों पर यकामा है। इस नाटक में उनके संवेदनात्मक और वैचारिक सरोकार मुख्य रूप से वही हैं जो उनकी कहानियों में दिखते हैं। जिस तरह उनकी कहानियों में व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनीतिक विसंगतियां और विद्रूप पताएं उभरी हैं, उसी तरह उनके नाटक में भी इस पर बहस हो सकती है कि रेडियो नाटक की फॉर्म को भी कितनी ऊंचाई दे पाए, उसकी सीमाएं और संभावनाओं का वे कैसा उपयोग कर पाए। इतना तय है कि इन नाटकों को उनकी सृजनात्मक शक्ति और जीवन दृष्टि से अलग थलग रख करके नहीं, उसी के प्रकटीकरण के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में देखा जाना चाहिए। इससे शायद दो राय नहीं है कि मंटो के नाटक रेडियो नाटक हैं, रंगमंचीय नाटक हैं,
नहीं है। हालांकि कई नाटकों में वे अपशब्द रूप रंग मंचीय अपेक्षाएं पूरी होती दिखी जा सकती हैं। रेडियो नाटक के फॉर्म की सीमाओं के बावजूद इन नाटकों से मंटो की नाटक प्रतिभा का आभास मिलता है। दृश्यों का कौशल पूर्वक विद्वान करने की एक क्षमता का ही नहीं, कार्य संयोजन की उनकी क्षमता का भी इन नाटकों में पता चलता है। संवादों का नाटकीय विधान और स्थितियों का चुस्त नाटकीय विधान उनके लगभग हर नाटक में मिलेगा। इन नाटकों को पढ़ने से साफ जाहिर होता है कि रेडियो के लिए लिखने की मजबूरी अगर मंटो के लिए न होती तो वे रंगमंच के लिए भी अच्छे नाटक दे सकते थे। श्रृंग के जरिए श्रोताओं तक दृश्य पहुंचाना रेडियो नाटक के लिए जरूरी है, जबकि शब्दों में निहित दृश्यों को दर्शकों तक ले जाना रंगमंचीय नाटक के लिए अपेक्षित है। रंगमंचीय नाटक में पात्रों की भूमिकाओं को कल्पित करते हुए लेखक जो रंग संकेत दे सकता है, रेडियो नाटककार को वे सभी संकेत आवाज के जरिए देने होते हैं, ताकि श्रृंग माध्यम से पात्र मूर्त रूप से लग सके। आवाज के जरिए रेडियो नाटक में दृश्य खड़े किए जाते हैं और उसी से श्रोताओं के मन में पात्रों को मूर्ति रूप देना का जो प्रयत्न किया जाता है, मंटो के नाटक में एक आवाज के उतार चढ़ाव से दृश्य विधान का में प्रयत्न तो किए गए, आवाज की अलग अलग खासूसियत बता करके पात्रों की मन स्थिति को भी झलका दिया गया। अकेली और रणधीर पहलवान नाटकों में ये विशेषताएं देखी जा सकती हैं। अकेली नाटक में पात्रों के व्यक्तित्व को उभारने की दृष्टि से उनकी आवाज की खासियत की तरफ संकेत किए गए। इसी तरह रणधीर पहलवान में पात्रों की परिचय के साथ उनकी आवाजों के बारे में भी निर्देशन भी दिए गए। वाणी की इस ढंग की नाटक धर्मी विशेष मंटो के प्रयत्न सभी नाटकों में मिलेगी। ध्वनियों से संगीत के तेज माध्यम होने के संकेत तो वे देते ही हैं। संवाद संगीतात्मक ध्वनि से वे कैसे उभरते हैं और संगीतात्मक ध्वनि संवाद विधान में कैसे डाली जाती है, इसके दिलचस्प प्रक्रिया इन नाटकों में देखी जा सकती है। इन नाटकों की रेडियो प्रस्तुति मंटो ने खुद ही की थी, इसीलिए निर्देशकीय युक्तियां उनके रेडियो नाटक के शिल्प का हिस्सा है। कहीं नाटकों के बीचों बीच जो भी निर्देशीय नाटक दिए गए हैं, वे इसे प्रमाणित करते हैं कि रणधीर पहलवान में नोट जब घाटा का जिक्र आए तो पृष्ठभूमि में बिजली के कड़कने की आवाज पैदा हो जाए। इस तरह मंटो अपने नाटकों में लेखकीय भूमिका के साथ साथ निर्देशकीय भूमिका का निर्वहन करते हुए भी दिखते हैं। मंटो स्थिति में निहित व्यंग और विडंबना को उभारते हैं, साथ ही चरित्रों की विडंबना का बोध भी कराते हैं। ऐसा करते हुए वे एक तरफ चरम बिंदु की रचना करते हैं और फिर उसका विशेष परम बिंदु के साथ इस तरह का नाटकीय मालूम सलूक की उनकी विशेषता है। इस दृष्टि से जब कतरा, साड़ी, इंतजार और इंतजार का दूसरा रुख नाटक देखे जा सकते हैं। परम बिंदु के साथ इस तरह के नाटकीय सलूक उनकी विशेषता, इस दृष्टि से जेब कतरा, साड़ी, इंतजार और इंतजार के का दूसरा नाटक देखा जा सकता है। जेब कतरा मंटो का एक प्रसिद्ध बहुचर्चित नाटक है। ये नाटक अपने एंटी क्लाइमेक्स की वजह से विशेष तौर पर चर्चा का विषय बना था। मंटो इस तरह के चरम बिंदु की रचना करके मानवीय स्वभाव की विडंबना को नाटकीय व्यापार से जिस कलात्मकता से झलकाते हैं, वो उनके नाटकों की मुख्य विशेषता मानी जा सकती है। बिमला के बार बार अनुरोध, काशी का जेब काटने की प्रवृत्ति से निजात पाने के लिए अपनी उंगलियों का काट लेना और ठीक ऐसे मौके पर बिमला का परिस्थिति से विवश होकर के उसे किसी जेब काटने के लिए कहना मानवीय स्वभाव और आचरण की विडंबना को नाटकीय रूप से उभार देता है।
स्थिति और चरित्र की विडंबना को चरम बिंदु पर तान देना और इस तरह कार्य व्यापार को अलौकिक कर देना मंटो के नाटकीय कर्म के अविच्छिन्न अंग है। उनका अन्य नाटक है साड़ी, जिसमें मंटो निहायत मामूली स्थिति की विडंबना को इतनी सहजता से लिखते हैं कि देखते ही बनता है। मालती प्यार करती है कवि से, लेकिन कवि उसे एक साड़ी भी नहीं भेंट कर सकता। दूसरी ओर सेठ, जो कि उसके लिए साड़ियों का ढेर लगा देता है, इसके अभिभूत होकर के शालिनी सेठ से विवाह कर लेती है, जो कि कभी एक साड़ी खरीद कर मालती को नहीं दे पाता है। वहीं अपने शेर सेठ को बेच करके उससे साड़ियां खरीदता है। मालती को लगता है कि कभी शेर नहीं बेच रहा है, उसे बेच रहा है, उससे बदला ले रहा है। लेखक के बाद एक विडंबनापूर्ण स्थितियों का दृश्यात्मक संयोजन करता है गया और विडंबना में अंतर्गथित पात्रों को निहितार्थों और मनोविज्ञान ग्रंथियों की तरफ भी संकेत करता गया। इसी तरह से इंतजार और इंतजार का दूसरा रुख नाटकों में इंतजार में पड़े आदमियों की मानसिकता और मनोविज्ञान को रेडियो नाटक के शिल्प द्वारा उद्घाटित किया गया। प्रेम पत्र से मिलने की बेबसी, तड़प, उसके मन स्थिति से जुड़े छोटे छोटे झूठ और चालाकियां और अंत में प्रेम पत्र के ठीक सामने पड़ने पर अनदेखा किए जाने का भाव विचलित कर देता है। इससे स्थिति की विडंबना तो खुलती ही है, चरम बिंदु का भी निषेध होता है। ये विडंबनापूर्ण स्थिति पारंपरिक चरम बिंदु का निषेध करने में सहायक हुई है। मंटो के कई नाटकों में व्यंग्य दृष्टि और फॉर्म का सम्मिलित विधान हुआ। ऐसे नाटक राजनीतिक सामाजिक स्थिति से लेकर के व्यक्ति स्थिति तक जुड़े हुए हैं। व्यंग्य के साथ साथ हंस, विद्रू और कीड़ा का विधान कमीशन और बीमार नाटकों में देखा जा सकता है। कमीशन के आधुनिक न्याय प्रणाली पर चुभता हुआ व्यंग, आधुनिक काल में शासकों द्वारा कमीशन दर कमीशन बैठ करके न्याय पद्धति का जो बिंदु खड़ा किया जाता है, ये फॉर्म नाटक उसी का उदाहरण है। बीमार नाटक की थीम में कोई नयापन नहीं है, लेकिन हंस व्यंग्य की स्थिति का नाटकीय संयोजन ध्यान आकर्षित करता है। प्रेम और यौन संबंधों पर मंटो ने बहुत लिखा है। ये उनकी कहानियों और नाटकों की प्रिय थीम है। प्रेम उनके लिए कोई सरल इकारा अनुभव नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण अनुभव है। उनकी कहानियों में इन संबंधों के सैकड़ों रूप मिलेंगे। कहानियों में जैसे उन्होंने प्रेम की मिथकिया धारणा को तोड़ा, वैसे ही नाटकों में भी। नाटक में उन्होंने प्रेम और यौन के विभिन्न पक्षों और उनकी जटिलताओं को विभिन्न संदर्भों और कारणों से प्रस्तुत किया। उनका नाटक कबूतरी हो या टेढ़ी लाकीर, नीली रंग हो या कमरा नंबर 9, अकेली हो या रणधीर पहलवान, चूड़ियां हो या माचिस की डिबिया, खुदकुशी हो या ममता की चोरी, उसका रामू हो या मोहब्बत की पैदाइश या ईद कार्ड, इनमें प्रेम और यौन संबंधों की कई समानताएं, समान दशाएं नाटकीय अंदाज में प्रतिफलित हुई। कबूतरी नाटक में प्रेम के अपूर्व स्वरूप का निरूपण हुआ। कंबल पोश का दुर्गे से प्रेम है, लेकिन इससे पहले कि वो अपने प्रेम का इजहार कर सके, दुर्गे का विवाह थानेदार से हो जाता है। थानेदार को अपनी पत्नी दुर्गे के कंबल पोश से प्रेम संबंध का भ्रम होता है और वो दुर्गे पर गोली चला देता है, मगर थानेदार कबूल करता है कि उसने एक कबूतरी को, जिसे एक बाज दबोचे हुए था, फायर किया था, जबकि दुर्गे ने थानेदार को अपने ऊपर गोली चलाते हुए देख लिया था। यही नाटक का चरम बिंदु है। कबूतरी मासूमियत और निर्दोषता का एक प्रतीक है।
जिसे नाटक का अंत गहराता है। नाटक के अंत में कंबलपोश का ये कहना कि दुर्गे का हत्यारा है, उसके प्रेम की प्रकाष्ठा को व्यंजित करता है। इस व्यंजन में लेखन के संगीतमकता ध्वनि का अच्छा उपयोग किया गया। औरत मर्द के विचित्र से और जटिल संबंधों को लेकर मंटो ने कई नाटक लिखे। कमरा नंबर 9 में असाधारण के प्रति औरत के सहज आकर्षण, समर्पण भावना को बड़े रोचक और कौतूहल ढंग पूर्वक से व्यक्त किया गया। इसी भाव को टेढ़ी लाकीर नाटक में अपने ही अंदाज में व्यक्त किया गया। जिस लड़के के साथ जावेद का निकाह तय है, उसे ही वो अगवा करके प्रेम के एहसास में ताजगी और तीव्रता महसूस करवाना चाहता है। जावेद उसी लड़की को अगवा करता है ताकि वो थ्रिल महसूस करना चाहता है। जावेद अनुभव कर सके। शादी से जुड़ी रहस्य और रूढ़ियां खत्म कर देती है। इसी तरह नीली रंगे औरत मर्द रहस्यमय संबंधों और अजनबी औरत के साथ प्रेम अनुभूति की विशिष्टता को नाटकीय अभिव्यक्ति प्रदान की गई। प्रेम व्यापार सचमुच बड़ा विचित्र है। प्रेमी प्रेमिका के आपसी रिश्तों में लगावों तनावों में एक असमान किस्म की चिड़चिड़ाहट, विचित्रता देखने को मिलती है। मोहब्बत की पैदाइश में प्रेमी के असमान व्यवहार के प्रेमिका के मन में मोहब्बत पैदा होने की स्थिति का नाटकीय विधान किया गया। खुदकुशी एक दिलचस्प नाटक है। प्रेमी के साथ शादी न हो पाने की स्थिति में प्रेमिका का खुदकुशी करने का इरादा और प्रेमी जोड़े के प्रेम अनुभवों की सुन करके खुदकुशी का इरादे को स्थगित कर देना इस नाटक की थीम है। अगले वीडियो में इसे और पढ़ूंगी। मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आता है जब मैं इसे पढ़ती हूँ। पता नहीं मैंने कई जगह गलतियाँ की होगी इसे पढ़ने में, सोचे उन त्रुटियों को माफ़ करिएगा।